ठीक है, तो हमने क्या किया किया था, हमने इंट्रोडक्शन किया था सबसे पहले तो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या पढ़ा था, टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो नया ऑर्गेनिज्म अगर डिस्कवर हुआ तो उसका नाम कैसे रखा जा सकता है, उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, तो ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा था कि उसके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर के बाद क्लासिफिकेशन है और फिर एफिनिटीज होता है, ठीक है। तो एक सीक्वेंशियल एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से कोई नया अगर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है तो उसका नाम किस तरीके से रखा जा सकता है, और क्या साइंटिफिक प्रोसीजर है, ठीक है। क्या साइंटिफिक प्रोसीजर है किसी ऑर्गेनिज्म को नेम करने का। बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन किया था हमने छोटा सा, तो डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि डाइवर्सिटी जो है, जो टर्म है, वो हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और लिविंग की जो डाइवर्सिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। गुड, ठीक। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक। आपको ये बात बताई थी कि जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये किसने दी थी, एडवर्ड विल्सन ने दी थी, ठीक है। अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, ठीक। और स्पीशीज में भी मैंने बताया था कि दो तरीके की स्पीशीज हैं, एक प्लांट्स की, एक एनिमल्स की, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा और फौना, ठीक। और स्पीशीज का मैंने यहां पे आपको बताया था कि स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था स्पीशीज का कॉन्सेप्ट क्या है। स्पीशीज का कॉन्सेप्ट ये है कि वो, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल होता है। हाँ, वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें, और क्या हो, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हो वो फर्टाइल हो, ठीक। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं कि दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी की बात करी थी, ठीक। टैक्सोनॉमी की बात करी थी। टैक्सोनॉमी में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। टैक्सोनॉमी मैंने बताया था क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक। यहाँ पे अलग अलग इसके प्रोसीजर्स थे। आइडेंटिफिकेशन था, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, किसी जीव की खोज करना। हाँ, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपने डिस्कवर तो कर लिया, ठीक है। अब उसको देख के जो भी आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, आपने डिस्कवर किया कोई नया प्लांट, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसमें लीव्स कितनी है, ठीक है, उसमें लीव्स कितनी है, ठीक है, और उसकी रूट्स कैसी हैं, ठीक है, उसकी स्टेम कैसी है, ठीक है, उसके फ्लावर कैसे हैं। तो अलग अलग जो है उसके कैरेक्टर्स, उनको आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जितना भी आपको विजिबल है उस प्लांट में, सब कुछ आपने स्टडी किया, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है, विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट चीज क्या होती है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर का सिंपली मतलब क्या है, नाम देना, ठीक है, टू नेम, ठीक है, नेमिंग करना किस चीज की, ठीक। यहाँ पे क्या है, नाम देना किसको, स्पीशीज को, जो नए नए स्पीशीज है उनको नाम देने का जो प्रोसीजर है उसी को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक। अब नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर में अलग अलग मेथोडोलॉजीज आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया था दैट वाज पॉलिनोमियल सिस्टम, पॉलिनोमियल सिस्टम। और ये मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ्स में फंक्शंस पढ़े होंगे भाई, फंक्शंस पढ़े मैथ्स में, फंक्शंस पढ़े मैथ्स में, यस सर। ठीक है। तो एक वेरिएबल का फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। हाँ, क्या क्या कहते सर? हैं, एक वेरिएबल का जो फंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर।
वो तो इक्वेशन होती है भाई, लीनियर इक्वेशन होती है, फंक्शन पूछ रहा हूँ। मोनोमियल होता है पॉलिनोमियल, दो वेरिएबल का, बाइनोमियल, बाइनोमियल, और तीन वेरिएबल का, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। और उसके बाद जितना होता है सब पॉलिनोमियल होता है, यस सर, ठीक। तो पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली क्या है, वो फंक्शन जिसमें दो से ज्यादा क्या हो, नाम हो, ठीक। तो ये फंक्शन, ये जो सिस्टम है, ये पहले यूज होता था 1753 से पहले पहले यूज होता था। उसके बाद फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद बायनोमियल सिस्टम आ गया, और अब तक जो है बायनोमियल सिस्टम ही यूज में है। और एक और आया है ट्राइनोमियल सिस्टम, ट्राइनोमियल, बट उसको उतना जो है प्रेफर नहीं किया जाता, बायनोमियल सिस्टम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक किसने दिया था, गैस्पार्ड बोहेन ने इंट्रोड्यूस किया था ये, ठीक है। और मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि गैस्पार्ड बोहेन ने दिया था, बट ये करेक्ट फॉर्म में नहीं था, ठीक है। इसमें सारे प्लांट्स जो हैं इन्वॉल्व नहीं थे, सारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो नाम थे वो इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए इसको करेक्ट किया गया और फिर दोबारा जो है प्रेजेंट किया गया किसके जरिए, कार्ल लिनियस के जरिए, ठीक है, कैरोलस लिनियस, इन्होंने दोबारा इसको प्रेजेंट किया, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बायनोमियल सिस्टम किसने दिया, तो किसका नाम देंगे आप, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस का, ठीक है। नाम इन्हीं का दिया जाएगा, कार्ल लिनियस का, ठीक है, क्योंकि करेक्टेड सिस्टम इन्होंने ही प्रेजेंट किया है। अच्छा, मैंने आपको इसके रूल्स बताए थे, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं बायनोमियल सिस्टम में। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो वर्ड्स होने चाहिए, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। दोनों में से जो फर्स्ट लेटर है, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का स्मॉल होना चाहिए, ठीक। दोनों वर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स हैं, ठीक है, नेमिंग के। बाद मैंने आपको ये अलग अलग जो है आपको क्या कहते हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे, ठीक है, ICBN, ICZN, ICVN, ICNB, ICBN, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जैसे ये ICBN अगर हम देखें तो ये बुक है, बुक है, ठीक। तो यहाँ पे बुक्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एक डायरेक्टरीज हैं बेसिकली, जिसमें सारे जो है प्लांट्स और एनिमल्स के नाम रखे जाते हैं। तो अलग अलग स्पेसिफिक हैं, या अगर ICZN की बात करें तो इसमें जोलॉजिकल जो नेम्स है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब जोलॉजिकल मतलब एनिमल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे ICVN में वायरल मतलब सारे वायरसेस आ गए, ICNB में बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, और यहाँ पे सारे प्लांट्स आ गए, ठीक। उसके बाद हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था अलग जिस तरीके से नॉमेनक्लेचर हुआ है उसी तरीके से अलग अलग तरीके से क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था दैट वाज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। और ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ठीक। तो अलग अलग जो क्या कह सकते हैं हम, कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल प्लांट्स हैं उनको ग्रुप कर दिया गया। जैसे ऑयल एक प्रोडक्ट है जो कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो ऑयल यील्डिंग जितने प्लांट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। तो कोकोनट हो गया, वॉलनट हो गया, सोयाबीन, ये सब क्या हो गए, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हो गए। तो इस तरीके से काफी सारे ग्रुप्स बना दिए गए। बट इसमें दिक्कत क्या हुई, जैसे आप वैसे भी समझ रहे होंगे कि इसमें अगर इस तरीके से आपने ग्रुपिंग की तो क्या होगा, एक प्लांट जो है वो एक से ज्यादा ग्रुप्स में मौजूद होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यस सर, बिल्कुल मौजूद होगा, ठीक है। तो एक प्लांट जो है वो एक से ज्यादा ग्रुप में मौजूद होगा किसी अभी, क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, मेडिसिन के प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, तो उनमें वो मौजूद होता है। तो ये क्या था, इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था, सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी किया गया था, सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर नहीं किया गया था। तो ये क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। सर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा होगा सर? बताया तो था कल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो फिजिकली आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे प्लांट में क्या होगा, लीफ होगी, रूट होगी, स्टेम होगी, ठीक है, और फ्लावर हो गया, ठीक है, फ्रूट हो गया। तो ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल फीचर्स वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। ये वो क्लासिफिकेशन था जिसमें सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया जा रहा था,
ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म आई थी दैट इज नोन एज फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी के बारे में आपको बताया था मैंने, क्या होता है, क्या होता है, सीक्वेंस इवोल्यूशन। सीक्वेंस ऑफ एक इवोल्यूशन। सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है इवोल्यूशन का। ठीक, तो फाइलोजेनी को यूज करके अगर कोई क्लासिफिकेशन बनाया गया है तो फिर वो काफी अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन को भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो यही उसकी बात है। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक और जो है क्लासिफिकेशन आया था दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न टाइम्स में आज यूज होता है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी आपका कैरेक्टर हो, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो या ट्रेट हो प्लांट का, तो उसको एक नंबर या एक टैग दे दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर के अंदर फीड कर दी जाती है, ताकि इन फ्यूचर आप वो सारे जो फीचर्स हैं उसको वहां से रिट्रीव कर सकें, वो सारी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकें। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशंस थे। अब इसमें कुछ मैंने आपको बताई थी हिस्ट्री, कुछ बताई थी क्लासिफिकेशन की कि किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले क्या थे, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन एक दिया था। ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या किया था कि सारे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। उसके बाद थियोफ्रास्टस ने क्लासिफिकेशन दिया था जहां पे इन्होंने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी, अंडर श्रब्स। उसके बाद बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन आया था जहां पे इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को डिवाइड किया था किसमें, डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकॉट्स में। ठीक, और यहां पे मैंने आपको बता दिया था कि ड्रॉबैक इसका क्या था कि जो जिम्नोस्पर्म्स थे वो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में आ रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्या था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, दैट इज क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स। ठीक, तो क्रिप्टोग्राम्स क्या होते हैं, जो सीड बियर ना करें, फेनेरोग्राम जो सीड बियर करें। ठीक है, उसके बाद आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ 2 किंगडम थे। ठीक है, ये किसने दिया था, कार्ल लिनेस ने दिया था अगेन। ठीक है, और इसमें 2 किंगडम क्या थे, प्लांटे और एनिमेलिया। उसके बाद आया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या था, ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इसमें एक और किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया था दैट इज प्रोटेस्टा। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, ये कोपलैंड ने दिया था। इसमें एक और किंगडम इंट्रोड्यूस हो गया था दैट इज माइकोटा, और मैंने आपको बताया था कि माइकोटा को ही बाद में क्या कहा जाने लगा, किंगडम मोनेरा। ठीक, उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स में जो हम स्टडी करने वाले हैं, और ये किसने दिया था, रॉबर्ट हुक विट्टेकर ने। ठीक, और इसमें कौन कौन से किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आया था, मैंने आपको बताया था, दैट इज नोन एज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है, इसमें क्या था कि इसमें 3 डोमेन बना दिए गए थे, और ये कार्ल वूस ने दिया था। ठीक, इसमें 3 डोमेन बना दिए गए थे, और इसमें जो एक डोमेन एक्स्ट्रा बना है वो किंगडम मोनेरा से ही बना है। किंगडम मोनेरा को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक इसमें आर्की बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है, तो उसका एक अलग सेपरेट डोमेन बना दिया है। तो एक हो गया डोमेन आर्की, एक हो गया डोमेन बैक्टीरिया, और एक हो गया उसके अलावा जितने बचे हुए यूकैरियोट्स हैं उन सबका एक डोमेन यूकैरियोट हो गया। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे क्लासिफिकेशंस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया सबसे पहले इस बेसिस पे कि वो प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट। अगर प्रोकैरियोट हैं तो फिर वो क्या होंगे, किंगडम मोनेरा। अगर यूकैरियोट हैं तो फिर फर्दर देखा जाएगा कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर हैं तो फिर क्या होंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। अगर मल्टीसेलुलर हैं तो फिर देखा जाएगा कि सेल वॉल है या नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो फिर एनिमेलिया, और अगर सेल वॉल है तो फिर देखा जाएगा कि वो हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। अगर हेट्रोट्रॉफिक है तो फिर किंगडम फंजाई, और ऑटोट्रॉफिक है तो किंगडम प्लांटे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी यस बात। सर। यस सर। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हाँ बोलो। सर साइंटिस्ट के नाम इसमें है, उन्हें याद करना पड़ेगा। साइंटिस्ट के नाम याद कर हाँ। लो तो बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, क्योंकि काफी तो इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्ल लिनेस वगैरह है, ये तो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ठीक है, रॉबर्ट हुक विट्टेकर हो गया, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल काफी फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा याद कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक रॉबर्ट है, वुड व्हिटेकर वही है ना जो सेल का खोज किया था, या अलग है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है भाई,
वो तो अलग है। वो अलग है, ठीक है, वो अलग है रॉबर्ट, ये रॉबर्ट है, प्रोसेस में अलग है उसमें तो। दोनों रॉबर्ट अलग है, ठीक है। तो जितना ज्यादा याद कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं फिर, ठीक है, मैंने बताया था ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, कि और इस तरीके से आता है, सीक्वेंस ही आ जाता है इसका, कि क्लास के बाद क्या है या ऑर्डर से पहले क्या होता है, इस तरीके से सीक्वेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया था कि किस तरीके से क्या क्या Yes. होता है, मैंने बताया था कि अगर हम नीचे जाएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तो फिर क्या होगा, साइज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज होती जाएगी, सिंप्लिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और सिमिलैरिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। और मैंने बताया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर हैं तो फिर वो सेम क्लास में बिलोंग करेंगे। इसी तरीके से अगर 2 या 2 से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं तो फिर वो सेम जीनस में बिलोंग करेंगी, ठीक। स्पीशीज बताया था मैंने कि क्या है, स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं यूनिट या बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है। सर साइज डिक्रीज कैसे करेंगे सर ये? क्या साइज डिक्रीज कैसे करेंगे नीचे जाने पर? तरीके से यही पूछ रहे हो? पूछ तो रह जाता मैं। हाँ, बताओ भाई, साइज डिक्रीज कैसे होगा, साइज डिक्रीज कैसे होगा, बताओ। किंगडम और स्पीसीज में ही देख लीजिए, सब बहुत फर्क है साइज का। किंगडम बहुत बड़ा होता है, स्पीसीज लिमिटेड होती है। किस में? सर किंगडम और स्पीसीज में हाँ, किंगडम और स्पीशीज में क्या है? साइज डिफरेंस है। ठीक है, क्या साइज डिफरेंस है? सर किंगडम बहुत बड़ी होती है, मतलब पूरा हम्म ही, हम्म और सर गुड स्पीसीज लिमिटेड। गुड, वेरी गुड, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे जो साइज है, ठीक है, एनिमल के साइज पे नहीं जाना है यहाँ पे, बात समझे नहीं समझे, ठीक है। साइज किसकी बात हो रही है, टैक्सॉन की साइज की बात हो रही है, ये जो टैक्सॉन है इसके साइज की बात हो रही है, ठीक है, कि ये कितना बड़ा है, इसमें कितने ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि आप और स्पेसिफिक होते जा रहे हो, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फर्क आएगा? तो वो भी कम होती जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाएगी, क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी बढ़ रही है, हम और सिंपल होते जा रहे हैं। किंगडम कॉम्प्लेक्स होता है काफी, ठीक है, किंगडम काफी कॉम्प्लेक्स होता है, स्पीशीज सिंपल होती है, ठीक है, क्योंकि स्पीशीज में अगर हम बात करें, अगर हम मेमेलिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, या हम मैमल्स की चलिए हम बात कर रहे हैं, तो मैमल्स में क्या है, स्पीशीज है मैमल, ठीक। तो मैमल, और अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में बहुत सब अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मैमल्स में खाली मैमल्स हैं, तो बहुत सिंपल है, ठीक। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और सिमिलैरिटी देख लें, तो सिमिलैरिटी को समझ लें, तो सिमिलैरिटी में क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्पीशीज की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी। जैसे यही सेम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं स्पीशीज का और किंगडम का, तो स्पीशीज की अगर हम बात करें तो हमने मैमल्स ले लिया, और किंगडम की अगर हम बात करें तो किंगडम हमारे पास क्या है, एनिमेलिया है, ठीक। तो सिमिलैरिटी किस में ज्यादा होगी, जो किंगडम के एनिमल्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी ज्यादा होगी, या जो स्पीशीज के एनिमल्स हैं उनके बीच में होगी? स्पीशीज वालों में होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे मैमल्स हैं, वो सब एक दूसरे से सिमिलर है। किंगडम में क्या है कि कोई आपका मॉस्किटो है और कोई स्नेक है, तो सिमिलैरिटी नहीं हुई ना, ठीक। यस सर। तो ये सब चीज समझ में आ गई है। तो यहां तक हम कर चुके थे, और अब मैंने बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम आज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज किंगडम मोनेरा, ठीक। तो किंगडम मोनेरा को यहां पे देखें जरा, तो किंगडम मोनेरा को ही पहले नाम दिया गया था, दैट इज नोन एज माइकोटा, माइकोटा, ठीक। किंगडम मोनेरा में, ठीक है, एक चीज ये समझे कि काफी कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, कि चाहे नाम मोनेरा हो, किंगडम मोनेरा हो,
या प्रोकैरियोट हो या बैक्टीरिया हो, ये सब एक ही चीज होगी। क्यों? क्योंकि किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स हैं और सारे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज है, इसको समझ लें कि किंगडम मोनेरा में सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, और सारे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, तो किंगडम मोनेरा में क्या है? सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट देखें, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, जो अभी आपको बात बताई। देन अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें, ठीक, ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल जो किंगडम मोनेरा की जनरल बातें हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक, तो जो सेल वॉल होती है किंगडम मोनेरा के मेंबर्स की, वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे इसको समझें कि पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड्स की, और नाग और नाम लिंकेज होती है। इसके बारे में पहले सुना है? इसके बारे में पहले सुना है? नो सर। नो सर। नाग और नाम लिंकेज। ठीक, इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, कहां पे सुना होगा? जब सेल पढ़ा होगा, सेल में पढ़ा होगा लाइसोसाइम के बारे में, लाइसोसाइम के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस सर। ठीक है, तो लाइसोसाइम क्या करता है? सुसाइडल बैग। या पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है इनके बारे में? बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। यस सर। किस तरीके से किल करते हैं? सर ये उसे इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसे खा लेता है ये। ठीक है, नाग और नाम से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है? नाग और नाम से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है? नो सर। तो बेसिकली ये लोग करते क्या हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देते हैं। किस तरीके से? कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल में ये नाग और नाम लिंकेज है, इस लिंकेज को ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक, तो जो ये जब ये लिंकेज ब्रेक हो जाती है तो जो सेल है, बैक्टीरिया का जो सेल है, ठीक, सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है, तो ये इसकी सेल वॉल है। तो आपने इसकी जब सेल वॉल ब्रेक कर दी तो क्या होगा? अब ये क्या हो गया? ओपन हो गया, ओपन हो गया। अब ये वल्नरेबल है कि कोई भी इसमें अंदर जो है कंटेंट जा सकता है। तो लाइसोजाइम वगैरह इसमें क्या भेज देते हैं? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इसको पूरा इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, या इनकी डेथ हो जाती है विद टाइम। ठीक, तो ये बैक्टीरियाज को किल करने में काम आती है ये जो पेनिसिलिन वगैरह मेडिसिन है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, तो इसको किल करने में काम आती है। ठीक है, और जो मेथोडोलॉजी है वो यही है कि जो इनकी सेल वॉल है, सेल वॉल को ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास जो है लोग क्यों जाते हैं? एंटीबायोटिक तो लोग खुद भी ले सकते हैं मार्केट में जाके, डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स को आइडिया होता है कि किस तरीके की डिजीज में किस तरीके की एंटीबायोटिक देनी है। हर एंटीबायोटिक का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, इसका प्रोसीजर क्या है कि ये उस कैटेगरी की एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिस तरीके से बैक्टीरिया को किल किया जाता है। ये एक तरीका है बैक्टीरिया को किल करने का, और भी तरीके होते हैं। ठीक, तो नैग और नाम की अगर हम बात करें तो नैग और नाम होता क्या है? बेसिकली नैग होता है आपका, नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और नाम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक, तो ये नाग और नाम होते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके जरिए, और ये बेसिकली क्या है? ग्लूकोसामाइन, म्यूरामिक एसिड क्या है? ये अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक, तो इनको यूज करके नाग और नाम लिंकेज बनाई जाती है,
जिसके वजह से इनकी सेल वॉल बनती है। तो सेल वॉल अगर ब्रेक कर दी तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वही मेंशन किया है यहाँ पे कि लाइसोसाइम एंड पेनिसिलिन ब्रेक्स द NAG and NAM लिंकेज व्हिच लीड्स टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये एक जनरल बात है कि इन जनरल बैक्टीरिया को ऐसे किल किया जा सकता है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। ठीक, जैसे हर तरीके से एक्सेप्शन होते हैं वैसे यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है? एसिडोबैक्टर एसिटोजेनम, ये एक क्या है? बैक्टीरिया है। और माइकोप्लाज्मा, इनके बारे में पढ़ा है पहले? इनके बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नो सर। दोनों के बारे में नहीं पढ़ा? एसिडोबैक्टर सुना सर है। पढ़ा है। हाँ पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये दोनों क्या है? एक्सेप्शंस हैं। और एक्सेप्शंस हैं इसलिए एक्सेप्शंस क्यों है? क्योंकि एसिटोबैक्टर की अगर हम बात देखें तो एसिटोबैक्टर बेसिकली इसकी जो सेल वॉल है वो NAG और NAM लिंकेज की नहीं बनी होती, इसलिए जो है इस पे इफेक्टिव नहीं है ये। अगर माइकोप्लाज्मा की हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल ही नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अभी इसकी हम बात करेंगे आगे माइकोप्लाज्मा की इन डिटेल, आगे देखें फिलहाल। ठीक, तो ये हो गई बात सेल वॉल की। नेक्स्ट आती है चीज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन यहां पे होती है लाइपोप्रोटीनेशियस। ठीक, लाइपोप्रोटीनेशियस मतलब लिपिड्स भी होते हैं और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों की होती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूक्लियर मैटर। ठीक, तो इनमें न्यूक्लियर मैटर जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ठीक, तो एक तो चीज होती है दैट इज नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्या होता है? इंसिपिएंट मतलब डेवलपिंग, इंसिपिएंट मतलब डेवलपिंग, तो डेवलपिंग न्यूक्लियस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? फाइब्रस न्यूक्लियर मटेरियल, फाइब्रस न्यूक्लियर मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड। ठीक, और जो सबसे खास चीज है वो क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, और डीएनए कैसा होता है बताएं भाई? विदाउट डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड होता है भाई डीएनए। यस सर। ठीक, तो डीएनए आपका क्या होता है? इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। ये एक खास बात है। नेकेड डीएनए होने का क्या मतलब है? सर हिस्टोन नेकेड प्रोटीन गुड, वेरी गुड। ठीक, तो नेकेड डीएनए क्या होता है? होता क्या है जनरली कि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। ठीक, तो जो नेकेड डीएनए होता है वो बेसिकली क्या होता है? ये वो डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक, तो नेकेड डीएनए क्या है? जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर होता है। और डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड्स का बना होता है। ठीक है, इसमें दो स्ट्रैंड्स होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होती। और क्या होता है? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट एक चीज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है? सर जो प्रोटीन बनाते हैं। गुड, वो सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, और कोई इसमें सेल मेम्ब्रेन कौन सा प्रेजेंट होता है? कोई और, कोई और सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है भाई? बताएं भाई। प्लांट कोई में और? सेल वॉल होता है। प्लांट में? प्लांट कहां से आ गया यहाँ पे? मोनेरा की बात कर रहे हैं ना हम? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। कोई और सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है? अच्छा सॉरी, सेल स्टोन मेम्ब्रेन, प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ मैं, शायद सेल ऑर्गेनल पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल में पूछना चाह रहा हूँ। कोई और सेल ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होता है?
पता नहीं सर। नहीं होता भाई, पता नहीं क्या, पता होना चाहिए, तो बहुत बेसिक चीज है। सेल चैप्टर पढ़ा होगा भाई, वहां पे पढ़ा होगा ना। प्रोकैरियोटिक सेल का जो खास फीचर होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिर्फ राइबोसोम होता है। सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूं मैं, सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो सिर्फ राइबोसोम होता है, और कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें। अब इसके टाइप्स होते हैं भाई, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। वो टाइप्स देखिए क्या है। तो एक तो इसमें होता है यू बैक्टीरिया, ठीक। और यू बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। यू मींस ट्रू। देन आर्की बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया, या इसी को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा। और भी कुछ होते हैं तो उनको हमें स्टडी नहीं करना, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ बातें इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा यू बैक्टीरिया। पहली चीज हमारी क्या है, यू बैक्टीरिया। तो जैसे अभी बताया, यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। तो ये ट्रू बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर किसने किया था, लिवेनहॉक, ठीक। एंटोन वैन लिवेनहॉक, नाम याद है, ठीक, एंटोन वैन लिवेनहॉक, ठीक। और एंटोन वैन लिवेनहॉक ने जब इसको डिस्कवर किया था तो इन्होंने उसको नाम क्या दिया, एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल, ठीक। तो हुआ क्या था बेसिकली कि लिवेनहॉक जो है एक बार अपने, उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, ठीक, उनका एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक। और उस पे कहीं से पानी की छींटें आई थी, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस पे आ गए थे, ठीक। तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उन वाटर ड्रॉपलेट्स में कुछ छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। अच्छा, मूवमेंट कौन करता है, प्लांट्स या एनिमल्स, दोनों एनिमल्स। सर। सर दोनों ही करते हैं। लोकोमोशन की बात ठीक है। होगी, प्लांट्स थोड़ी मूव करते हैं, एनिमल मूव करते हैं ना, ठीक। तो उन्होंने क्या देखा, उनको क्या लगा कि ये तो एनिमल्स हैं क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी चीज, ये इतने छोटे थे, उस टाइम पे मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट था, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मॉलिक्यूल्स हैं जो एनिमल लाइक हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो एनिमल लाइक हैं, ठीक। तो उन्होंने इसको नाम क्या दिया, एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल, ठीक है, एनिमल लाइक मॉलिक्यूल, एनिमल क्यूल। क्लियर है, बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक। तो ये वहां से चीज, ये नाम जो है ये वहीं से आया है, ठीक। नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया के जो है 4 मेजर शेप्स होते हैं, ठीक। तो पहला शेप क्या है, कॉकस, ठीक। कॉकस शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप जो होता है, ठीक। स्फेरिकल शेप जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉकस, ठीक। नेक्स्ट एक होता है रॉड शेप, रॉड शेप, ठीक है। इस तरीके का जो रॉड शेप होता है दैट इज नोन एज बैसिलस, ठीक है, बैसिलस। उसके बाद क्या होता है, स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप इस तरीके का, ठीक। दिस इज नोन एज स्पिरिलम, स्पिरिलम, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ इस तरीके का कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज विब्रियो, विब्रियो, ठीक। तो ये अलग अलग शेप्स होते हैं यू बैक्टीरिया के, ठीक। कॉकस, बैसिलस, स्पिरिलम और विब्रियो, ठीक है। क्लियर है ये, यस सर। आगे देखें। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया को समझें। आर्की बैक्टीरिया जो है एक काफी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया काफी बड़ा ग्रुप है, किसका, किंगडम मोनेरा का, एक काफी बड़ा ग्रुप है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक।
आर्की बैक्टीरिया को ही क्या क्या कहा जाता है? एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक। और इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, ठीक। लिविंग फॉसिल क्या होता है मैंने बताया था, लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? इवोल्यूशन में पढ़ा था भाई, लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? सर जैसे कोई भी ये जानदार मर जाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसके बाद ये वो नीचे जमीन के अंदर चला जाता है, उसके लेयर पर लेयर होता है, उसके बाद उसको खोद के निकाला जाता है उसको फॉसिल, मतलब उसी तरह रह जाता है उसका। ये तो फॉसिल हो गया। लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? जो एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने बताया था लिविंग फॉसिल हम किसको कहते हैं? उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉसिल कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग फॉसिल कहते हैं जो अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका फॉसिल भी मौजूद है। बात समझे नहीं समझे? कि सपोज आप कहें कि आज के टाइम पे डायनासोर्स हों और डायनासोर के फॉसिल्स भी मौजूद हों, तो डायनासोर्स क्या हो जाएंगे? लिविंग फॉसिल, ठीक। अब डायनासोर नहीं मौजूद है लेकिन उनके फॉसिल्स मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट है। बट अगर कोई ऐसी स्पीशीज हो जो अभी अलाइव हो, जिंदा हो और उसके फॉसिल्स भी मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे? लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, सबसे पुराना लिविंग फॉसिल क्या है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक। अच्छा, ये एक्सेप्शंस होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके डीएनए में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्पेशल टाइप की सेल वॉल होती है, ठीक है। और वो किसकी बनी होती है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, ठीक। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है इनकी सेल वॉल, ठीक है। अब इनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं आर्की बैक्टीरिया की। तो पहली कैटेगरी क्या है? मिथानोजेंस, ठीक। मिथानोजेंस, मिथानोजेंस क्या होते हैं? मिथानोजेंस क्या होते हैं? मिथानोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिथानोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स क्या होते हैं? हैलोफाइल्स वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सॉल्टी एरियाज में, बहुत सॉल्टी कंसेंट्रेशन में, सॉल्ट कंसेंट्रेशन जहां ज्यादा हो वहां पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हैलोफाइल्स, ठीक। उसके बाद क्या होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक। तो ये कौन से हैं? थर्मो मीन्स टेम्परेचर और एसिड मीन्स, एसिडिक। हाँ, एसिडिक मीडियम, ठीक। तो वो इन्वायरमेंट, वो रीजन जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और एसिडिक कंसेंट्रेशन हो, तो उन एरियाज में सरवाइव करने वाले बैक्टीरिया क्या है? थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइनोबैक्टीरिया, नाम सुना होगा पहले, साइनोबैक्टीरिया। नाम तो सर सुना है इसका। हाँ, क्या होता है बताओ, क्या ये होता नहीं है बताओ? पता सर, ये नहीं पता होता है क्या, बस नाम सुना है। नाम सुना है बस, ये नहीं पता क्या होता है, ठीक। और बताओ, किसी और ने पढ़ा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? ये सर ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं इसको, गुड। और प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कुछ? बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का लिंक है। बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का लिंक है, ठीक है, कह सकते हैं हम। देखें, तो बेसिकली चीज क्या है कि पहले इसको इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों रखा गया? ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों रखा गया? क्योंकि पहले इसको एल्गी के एल्गी के डिवीजन में रखा जाता था, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इसको थैलोफाइटा में रखा जाता था, थैलोफाइटा में, ठीक। बट जब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो इसके अकॉर्डिंग इसको किस में रखा जाने लगा? किंगडम
मोनेरा में। ठीक, तो प्रीवियसली इट वाज इंक्लूडेड इन एल्गी, और एल्गी भी मतलब किसमें, थैलोफाइटा में। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज नाउ इन किंगडम मोनेरा। ठीक है, एक खास बात क्या है इसके बारे में कि दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। जनरली जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते, क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में कम पाए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि दे कंटेन पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स एक्सेट्रा। ठीक, और क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए इनका कलर भी क्या होता है, ग्रीन सा होता है। ठीक, सारे ही ग्रीन नहीं होते, अलग कलर के भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो ग्रीन होता है। ठीक, तो वही जो चीज अभी मैंने बताई वही देखी यहाँ पे। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ट्राइकोडर्मा, जो कि एक इसी का जो है ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा किस कलर का होता है, रेड। ठीक है, रेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो कुछ मेंबर्स में इसमें, इसके कुछ मेंबर्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, किसमें, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में। जो साइनोबैक्टीरिया फिलामेंटस है उनके मेंबर्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है साइनोबैक्टीरिया के, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। ठीक, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, तो ये सर काफी। हाँ बताएं। फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया क्या होता है सर? बैक्टीरिया तो साइनोबैक्टीरिया समझ गए, लेकिन फिलामेंटियस अलग अलग जो है किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि सपोज कुछ बैक्टीरिया हैं या कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप में पाए जाते हैं, तो कोरल रीफ का नाम सुना है? कोरल रीफ का नाम सुना है? यस सर। ठीक, तो वहां पे आपने देखा होगा कोरल रीफ में अलग अलग तरीके के एसोसिएशंस में वहां पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो वो क्या है, वहां पे एक कॉलोनी बनी हुई है सारे ऑर्गेनिजम्स की। कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं कि वो सेपरेट अलग एक जगह इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस। फिलामेंटस होने का क्या मतलब है कि वो पौधे की तरह निकलते हैं। ठीक है, पौधे की तरह निकलते हैं। ठीक है, जैसे आपने अंडरग्राउंड वाटर में देखे होंगे जो वेजिटेशन होता है अंडरग्राउंड वाटर में। ठीक है, तो इसी तरीके का होता है। ठीक है, लंबी लंबी उसमें घासें निकल रही होती हैं, तो वो चीज क्या है, वो यही चीज है कि फिलामेंटस होना। ठीक है, फिलामेंट्स मौजूद हैं उसके। ठीक, तो फिलामेंट्स के फॉर्म में अवेलेबल है वो चीज। ठीक, तो एग्जाम्पल इसके क्या है, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। ठीक, डाइवर्सिटी में एक बात याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है डाइवर्सिटी के पूरे चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक, एग्जाम्पल्स मतलब ये ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स है। हाँ बताओ। ये सर ट्रिकोडर्मा इज रेड क्या था? ये ट्राइकोडर्मा एक इसी का साइनोबैक्टीरिया है जिसका कलर रेड होता है। मैंने बताया ना यहाँ पे ज्यादातर पिगमेंट्स जो मौजूद होते हैं, ज्यादातर इसमें साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट कौन सा मौजूद होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताइए कि ट्राइकोडर्मा जो है वो रेड होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और यही ये पाया जाता है किसमें, रेड सी में, रेड सी में। ठीक है, तो कई बार रेड सी का कलर जो है वो रेड हो जाता है किसकी वजह से, ट्राइकोडर्मा की वजह से। ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा चीज है बस। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो हमने अभी यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, आर की बैक्टीरिया पढ़ लिया। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या पढ़ा है बताएं, माइकोप्लाज्मा। सब पीपीएल होता है। गुड, वेरी गुड, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। गुड, वेरी गुड। ठीक है, पीपीएलओ कहा जाता है इन्हें। ठीक है, या एक और टर्म दी जाती है नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। और सर ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। गुड, वेरी गुड, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे छोटा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक, और
और ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। क्या पॉइंट्स देख रही हैं या पॉइंट्स देख के बता रही हैं? नो सर, फर्स्ट वाला मैंने देख के बताया था। हाँ, पकड़ लिया ना, चोरी पकड़ ली। देखें भाई, तो सबसे पहली चीज क्या है कि माइकोप्लाज्मा जो है बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। ठीक, माइकोप्लाज्मा जो है बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। तो ये एक इसकी खास बात है कि इसको ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं है। अगर किसी लोकेशन में, किसी एरिया में जहां पे ग्रो कर रहा है वहां पे ऑक्सीजन नहीं है तो भी ये सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, एक और चीज क्या है जो अभी मैंने शुरुआत में बात बताई थी कि सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। ठीक, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है? अगर सेल वॉल नहीं है तो कंटेंट कहाँ रुकेगा? सारा सेल का कंटेंट बाहर भाग जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो उतनी मजबूत होती नहीं है, तो बर्स्ट हो जाएगा सेल। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है वो सिंगल नहीं है, 3 लेयर मौजूद हैं। ठीक, 3 लेयर मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो इसको मजबूत बना देती हैं। ठीक, तो सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, इट इज एब्सेंट, बट इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, 3 लेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसी की वजह से ये हार्ड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात देखें तो इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ। ठीक, साइज इसका जनरली कितना होता है? 0.1 माइक्रोन। ठीक, माइक्रोन कितना होता है? माइक्रोन, या हम कह दें माइक्रो, माइक्रो ये कितना होता है? मिली से भी छोटा होता है। कितना होता है? 10 to the power -7। 10 raised to the power -6 मीटर, 7 नहीं 6। ठीक, 10 raised to the power -6 मीटर। ठीक, तो ये एक 0.1 माइक्रोन का होता है एक माइकोप्लाज्मा। इसी को हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ, और पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दिस इज पीपीएलओ। ठीक, और ये क्या होते हैं? ये ऑल आर एनारोबिक। ठीक है, ये सब इसके जितने मेंबर्स हैं, ये सब माइकोप्लाज्मा के जितने मेंबर्स हैं, ये सब कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर पैरासिटिक टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें? तो यहां पे हमारा किंगडम मोनेरा एंड हो गया। तो किसी को कोई डाउट? किंगडम मोनेरा में किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। तो ठीक है, तो जो पीपीआर किंगडम में मोनेरा था, हाँ बोलो बोलो। तो जो एनसीईआरटी में दे रखा किंगडम मोनेरा, इतना हाँ, पढ़ ले तो काम चल जाएगा। एनसीईआरटी में जितना दे रखा है वो क्या? इतना पढ़ ले तो हो जाएगा काम इंटरेंस एग्जाम में। देखो, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता। और एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है ये तो बेयर मिनिमम कंडीशन है। बात समझे नहीं समझे? यस सर। इसको अपना मैक्सिमम बना के मत चलना। ये मिनिमम कंडीशन है कि एनसीईआरटी तो कंप्लीट होनी ही होनी है। ठीक है, यस सर। तो एनसीईआरटी को ही अगर बेस बना के चले, एनसीईआरटी ही पढ़ के जाओगे तो उतना कर नहीं पाओगे। क्योंकि हर चीज का देखो क्या होता है, एक आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, एक आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, आपके एंट्रेंस टेस्ट में जो टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं कोचिंग में, उसमें आपके आ रहे हैं क्या कहते हैं 35-40 मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। अब आप एंट्रेंस देने जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आपके 60-70 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे क्या 60-70 मार्क्स? जो अगर 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है? वो 45 कर देगा, 50 कर देगा। क्या वो 70-75 तक पहुंच सकता है क्या? नहीं सर। नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो एक वही चीज है। एक और चीज क्या कहने की कि कई बार हम ये पूरा पढ़ लेते हैं, हम ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि हम पूरा पढ़ लेंगे और पूरा पढ़ के जाते हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि वहां पे जब जाते हैं तो हो नहीं पाता है एंट्रेंस। ठीक है, तो कुछ क्या होता है कि कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है
कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, कि हम पूरा पढ़ के जा रहे हैं, एग्जाम में हमारे 100 में से 100 आ जाए, बट एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी फुलफिल नहीं होती। एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी फुलफिल नहीं होती, ठीक है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपने 100% पढ़ा है और आप 100% स्कोर कर दो, तो आप 100% स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे वहां 90 या 95% ही स्कोर कर पाओगे। जितनी अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करोगे उससे कम ही स्कोर कर पाओगे एंट्रेंस में, ये गारंटी है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आके घर कहोगे कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ के गया था और पता चला मेरे 20 तुक्के सही हो गए, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं सर। ठीक है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो कोई ऐसा अगर शख्स हो जो कि बता रहा हो कि अरे वो तो तुक्के लग जाएंगे, वो हो जाएगा, निकल जाएगा, तो कभी किसी की बातों में आना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे होता नहीं है, ठीक है। तो इतना लक के बेसिस पे नहीं चलती दुनिया, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है और पढ़िए इस तरीके से, ठीक है, कि एनसीईआरटी को बेयर मिनिमम बना के चलें। ऐसा ना हो कि इसी को बस लेके चल दिए कि एनसीईआरटी ही करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। एनसीईआरटी तो बिल्कुल बेसिक चीज है, मिनिमम है। होता क्या है कि जो जनरली पेपर बनता है ना, ठीक है, जो पेपर बनता है 11th एंट्रेंस वगैरह का, या जो भी जनरली एंट्रेंस के पेपर्स बनते हैं, तो वो प्रोफेसर के हाथ में दिया जाता है, ठीक है, कि प्रोफेसर्स के हाथ में दिया जाता है कि आपको क्वेश्चन देने बना बना के, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बन के आते हैं और फिर वो एंट्रेंस पेपर उसका बन जाता है। दिक्कत की बात यह है कि जब प्रोफेसर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप पेपर बना दिए, ठीक है, तो वो प्रोफेसर तो प्रोफेसर है ना, उसको नहीं पता ना आपके हाई स्कूल में क्या सिलेबस है, नहीं है। बात समझे नहीं समझे? यस सर। प्रोफेसर नहीं पढ़ रहा है ना आपके स्कूल में, ठीक है। उसको अपने हजारों काम होते हैं, ठीक है, प्रोफेसर को अपने हजारों काम होते हैं। तो आपके स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा है, उसको क्या पता कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, ठीक। तो प्रोफेसर को जब दिया जाता है टास्क कि उसको क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो प्रोफेसर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ो, हमेशा करके जाओ। तो प्रोफेसर्स क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको कंसल्ट करते हैं, और वहां से, क्योंकि उनको सबको ऐसा तो है नहीं कि पूरा पूरा पेपर बनाना हो, एक दो क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो बस ये वही काम करते हैं कि वहां से बस क्वेश्चन देख लेंगे क्या है, और उसके आगे पीछे की जो है कहानी बना के क्वेश्चन दे देंगे, थ्योरी लगा के। बात समझे नहीं समझे? सपोज अगर किसी प्रोफेसर ने देख लिया कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है किंगडम मोनेरा का, ठीक है, और प्रोफेसर को पता है कि माइकोप्लाज्मा हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो एक जाहिर सी बात है क्वेश्चन बना देगा। बात समझे नहीं समझे? माइकोप्लाज्मा के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिर आप वहां पे बोलते रहो कि ये तो एनसीईआरटी में था नहीं और इतना सिलेबस दिया नहीं है, ये है वो है, पता नहीं कहां से आ गया, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? तो इसीलिए जो है आपका एक एनालिसिस करवाया जाता है, जो टेस्ट होता है वो वही चीज है। एक आपको एनालिसिस मिल जाता है अपना कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छा स्टैंड नहीं कर रहे हो तो और ज्यादा पढ़ो, ठीक है, और ज्यादा स्कोर करो। तो वही चीज है, वही दिक्कत की बात है। क्लियर है बात? यस सर क्लियर। ठीक। कितना नंबर लाने से होता है? कितना नंबर, ये तो देखो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, क्योंकि आपके ये 11th एंट्रेंस है, ठीक है। ये क्राइटेरिया जनरली होता है 9th एंट्रेंस में। 9th एंट्रेंस में क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आपको कुछ स्कोर करना है, वो मेरे ख्याल से शायद 10% का स्कोर मांगते हैं उसमें। और जो लैंग्वेजेस होते हैं, लैंग्वेजेस होती हैं उसमें कि 10% इंग्लिश, 10% हिंदी, 10% उर्दू, इतना स्कोर होना चाहिए, नहीं तो पेपर आपका आगे क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसमें एक वो कंडीशन होती है। 11th एंट्रेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 11th एंट्रेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जितना चाहो उतना स्कोर करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, बाउंडेशन नहीं है कि इतना नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा। मतलब जैसे 60 में हो जाता है या 70 में? हाँ तो अच्छा, तो अब तो लेकिन कम कर दिया ना पेपर। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। टोटल 100 मार्क का है। अच्छा, 9th एंट्रेंस वाला कम किया है, 9th एंट्रेंस का कम किया है ना? शायद कर दिया होगा उसका। हाँ हाँ, तो 9th एंट्रेंस का पेपर कम किया है,
तो उसमें शायद 85 मार्क्स का कर दिया है। वो पहले होता था 100 का, और उसमें फिर इंटरव्यू के मार्क्स होते थे, तो उसको छोटा कर दिया है। 11th एंट्रेंस में तो खैर इंटरव्यू होता नहीं है, तो शायद वही है, 100 ही मार्क्स का रहेगा। तो वही है कि अगर आप एक्सटर्नल हो, तो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल हो तो अबव 60 तो स्कोर करो ही, ठीक है। तो कट ऑफ क्योंकि उतने ही बनती है, अराउंड 55-60 के ही करीब जाके कट ऑफ बनती है एक्सटर्नल की, ठीक है। और इंटरनल ही है तो इंटरनल की तो कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। इंटरनल की कट ऑफ कम हो जाती है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं होती, 47-50 मान लो, ठीक है। उससे कम तो नहीं है कोई चांस, उसके ऊपर ही स्कोर करना होता है। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। तो टॉप तो जितना करना चाहो उतना करो, तो मिनिमम मैंने बता दिया, ठीक है, कि मिनिमम तो इतना करना ही चाहिए एटलीस्ट। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं? बताएं भाई, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है? जैसे हो तो गया। हाँ, तो टेस्ट होता है ना, तो मार्क्स कैसे आते हैं उसमें? ठीक है। ठीक है, ठीक मार्क है तो इम्प्रूव करो भाई, और थोड़ा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीना बाकी है इससे। देखें भाई, तो माइकोप्लाज्मा हो गया यहाँ पे हमारा पूरा जो है किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट किंगडम पे आ जाते हैं, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, तो ये जो टर्म है प्रोटिस्टा, ये किसने दी थी? क्योवियर ने, ठीक। क्योवियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दी थी प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा का, ये किसके जरिए हुआ है? अर्नेस्ट हैकेल के जरिए, ठीक। अर्नेस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट हैं, बार बार इनका नाम आ रहा है, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो है ये किंगडम एस्टैब्लिश किया। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसमें है? किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? एक होता है स्पोर फॉर्मेशन और एक बाइनरी फिजन, ठीक। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? ये गैमीट्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये कुछ अलग अलग तरीके के गैमीट्स होते हैं, इसको समझें भाई। तो एक होता है आइसोगैमस, एक होता है अनीसोगैमस, और एक होता है ऊगैमस, ठीक। अब ये क्या है? देखो, आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस वो कंडीशन है जब जिसमें क्या हो, मेल और फीमेल गैमीट जो है, मेल और फीमेल गैमीट्स एक्सटर्नली सिमिलर हो एक दूसरे के। बात समझे? तो आइसोगैमस क्या है कि इसमें क्या हो कि मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो एक्सटर्नली सिमिलर हो एक दूसरे के। नेक्स्ट है अनीसोगैमस। अनीसोगैमस क्या है? अनीसोगैमस क्या है? ये वो है जिसमें क्या हो, मेल और फीमेल गैमीट जो है वो क्या हो, एक्सटर्नली डिफरेंट हो। यहाँ पे क्या थे? सिमिलर हो, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट हो, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, ठीक। उसके बाद आ जाता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या है? इसमें क्या हो, मेल और फीमेल गैमीट क्या हो, डिफरेंट हो एक दूसरे से, सच दैट मेल गैमीट क्या हो, स्मॉल हो और मोटाइल हो, और फीमेल गैमीट क्या हो, लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? कोई डाउट? नो सर। ठीक। अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा के टाइप्स, ठीक। तो पहला टाइप जो है प्रोटिस्टा का, दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? मरीन होते हैं, दे आर मोस्टली मरीन, ठीक। तो दो तरीके के वाटर होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, और एक होता है मरीन वाटर, ठीक, मरीन वाटर। तो ये क्या होता है, कोई बताएगा? फ्रेश वाटर जो वाटर होता है रिवर लेक पॉन्ड में पाया जाता है, मरीन वाटर सी वाटर होता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। जो आपके रिवर्स में फ्लो हो रहा हो या पॉन्ड्स वगैरह में हो, तो वो क्या होता है? फ्रेश वाटर। और मरीन वाटर क्या है? जो सी में हो
या जो ओशन में, दैट इज मरीन वाटर सॉल्टी होता है, क्या हुआ? मरीन वाटर सॉल्टी होता होगा। हाँ, मरीन वाटर ज्यादा सॉल्टी है, ठीक, तो वो क्या होता है? मरीन वाटर होता है, ठीक। नेक्स्ट देखें, डायनोफ्लैजिलेट्स की एक खास बात क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स की एक खास बात क्या है कि इनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कोई बताएगा क्या होता है? तो हेयर लाइक प्रोटिस्टा स्ट्रक्चर। पार्ट है फ्लैगेलम। प्रोटिस्टा की क्या? प्रोटिस्टा का पार्ट है। हाँ ठीक है, वो तो समझ गए, बट हेयर लाइक फ्लैजिला होता है। स्ट्रक्चर। हाँ, गुड 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 गुड, ठीक। तो फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। दो होते हैं, एक फ्लैजिला हो गया, एक सीलिया हो गया। सीलिया भी होता है, ठीक। सीलिया क्या है? सीलिया भी क्या है? सेम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये बात कोई बताए कि फ्लैजिला फ्लैजिला और सीलिया में डिफरेंस क्या है? फ्लैजिला का साइज बड़ा होता है, सीलिया का छोटा। ठीक है, गुड। और कुछ? फ्लैजिला सिंगल होते हैं और सीलिया में अमाउंट्स एक से ज्यादा होते हैं। तो वो तो बता दिया अभी। और कुछ? सो सीलिया अटैच होता है फ्लैगेलम। हाँ, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सीलिया क्या होता है कि सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जनरली काम जो क्या करवाते हैं? जनरली काम ये क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। किसका मूवमेंट? ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा का। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, प्रोटिस्टा का। और किस लिए? फूड को एनगल्फ करने के लिए, ठीक। और तो ये सीलिया बेसिकली क्या है? सीलिया वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? लोकोमोशन में मदद करता है, ठीक। किस में मदद करता है? लोकोमोशन में, मूवमेंट में। फ्लैजिला क्या काम करवाता है? फ्लैजिला क्या काम करवाता है? फ्लैजिला क्या काम करवाता है? सेम काम है, देखिए भाई, फ्लैजिला भी मूवमेंट में ही काम करवाता है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई सीलिया और फ्लैजिला की। फ्लैजिला बस क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि फ्लैजिला जो है लंबे होते हैं, ठीक है, और कम होते हैं नंबर में, एक या दो होंगे, ठीक है। सीलिया बहुत सारे होते हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं छोटे छोटे सीलिया, ठीक है। तो ये क्या काम करवाता है? फ्लैजिला मोशन में, मूवमेंट में काम करवाता है, एंड स्विम ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक। ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट नॉक्टिलिका। तो ये एक वेराइटी है नॉक्टिला का, इसको छोड़ के बाकी सारे डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। कोई बताएगा बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? बताए भाई, बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? देखें, बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? नेचुरल नेचुरल ग्लो, ठीक। तो नेचुरली क्या होता है कि एरो मैंने गलत बना दिया यहाँ पे, ठीक। तो नेचुरली क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रात में ग्लो करते हैं, उनके अंदर से लाइट निकलती है, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है? जेलीफिश। ठीक है, और कुछ? जुगनू। क्या? फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज, गुड, ठीक। तो इनमें क्या होता है? रात में अगर आप देखें तो क्या होता है कि इनमें जो है लाइट आपको नजर आती है इनके मूवमेंट में, ठीक। तो यही जो लाइट है ये डायनोफ्लैजिलेट्स में भी प्रोड्यूस होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका क्या है? नॉक्टिलिका, गोनियोलैक्स, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? डायनोफ्लैजिलेट के। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, ठीक, तो क्राइसोफाइट्स क्या है? ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं? दे फ्रीली फ्लोट ऑन वाटर, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्लैंक्टन्स। नाम सुना है पहले? प्लैंक्टन्स नाम सुना है पहले? प्लैंक्टन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो प्लैंक्टन्स, ये नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं पानी पे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी सेल वॉल में एक क्या होता है? सिलिकॉन का पार्टिकल होता है, सिलिका। ठीक है, क्या मतलब इसका? क्यों होता है ऐसा? सर प्रोटेक्शन के लिए होता होगा। प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता बेसिकली। ठीक है, होता क्या है? ट्राई करने। हाँ, क्या बताया? ट्राई करने के लिए सर। ट्राई करने के लिए? ट्राई करने के लिए? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होता। होता क्या है कि बेसिकली देखें कि सिलिका होता क्या है? सिलिका क्या होता है? सिलिकॉन, सिलिका मिट्टी होती है बेसिकली। ठीक है, जो आपकी मिट्टी है वो क्या है? सिलिका है। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन का पार्टिकल होता है, सिलिका का, ये जो है क्या होता है? ये जो है क्या होता है? कभी डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक, कभी डिकम्पोज नहीं होता, ये हमेशा रह जाता है। तो होता क्या है कि जब क्राइसोफाइट्स ग्रो करते हैं और फिर जब इनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि जब सी बेड पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहां पे जो है इनका डाइजेशन होता नहीं, सॉरी डाइजेशन कह रहा हूं मैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते ये। ठीक है, डेथ के बाद ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, बट इनके जो सेल वॉल में पार्टिकल है सिलिका का, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक, तो क्या होता है कि सी बेड पे ये एक लेयर बना लेते हैं, किस चीज की? सिलिकॉन की। डाई एटोमिशियस अर्थ की। ठीक, किस चीज की? डाई एटोमिशियस अर्थ की लेयर बना लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। तो ओशंस में पौधे तो होते नहीं है, पेड़ पौधे तो होते नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? यही सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी पे फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक, तो इनका काम क्या होता है? काम क्या होता है इनका? डाई एटोमिशियस अर्थ जो बनती है, ठीक है, इसको बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कई लोगों के घर में फिल्टर होगा, फिल्टर। यस सर। फिल्टर में आपने देखा होगा कि एक जो है पत्थर सा, एक जो है रॉक सी चीज यूज होती है उसमें फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अगर किसी ने प्योरेट यूज किया हो तो उसमें होता है। ठीक है, या कोई भी ऐसे फिल्टर्स जो क्या हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल ना हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ना हो, तो उसमें देखा होगा कि वो जो डिवाइस होती है वो क्या करती है? वो सारे इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो इस डायटोमिशियस अर्थ से वही फिल्टर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक, तो क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? डायटम्स हो गए और डिस्मिट्स। डायटम्स और डिस्मिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्या है? यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स क्या है? मैंने बताया था, यूग्लेनॉइड्स को ही हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स, इसको हम क्या कहते हैं? यूग्लेनॉइड्स। ठीक, तो इसके बारे में देखिए पॉइंट कि पहले इसको कहां रखा जाता था? प्रीवियसली इट वाज बेस्ड इन प्लांट किंगडम। ठीक, प्लांट किंगडम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। और फिर बाद में इसको कहां रखा जाने लगा? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, तो पहले प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल किंगडम। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती इनके पास, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक। ठीक है, लेकिन जब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो फिर उसके अकॉर्डिंग इनको किस में रखा जाने लगा? किंगडम प्रोटिस्टा में।
क्लियर है ये बात है? नेक्स्ट क्या है इसका लास्ट, स्लाइम मोल्ड। ठीक, स्लाइम मोल्ड क्या होता है? फॉल्स फंजाई। सर ये ब्रेड में होता है। ठीक, तो स्लाइम मोल्ड क्या है आपका? फॉल्स फंजाई। फंजाई के तरीके का होता है बट फंजाई होता नहीं है। ठीक, तो पहले इसको कहां रखा जाता था? किंगडम फंजाई में ही इसको रखा जाता था, बट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये किसमें आ गया है? किसमें आ गया ये? प्रोटिस्टा में। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक, और जो फूड स्टोर होता है इनकी बॉडी में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। एग्जाम्पल इसका क्या है? एक फाइसेरम। ठीक, फाइसेरम इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें, एक और इसका है पार्ट दैट इज नोन एज प्रोटोजोन्स। ठीक, तो जनरली प्रोटोजोन्स को जब पढ़ाया जाता है तो प्रोटोजोन्स को एनिमल किंगडम के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। ठीक है, बस मैं डायरेक्टली यहीं पे आ गया हूं। तो प्रोटोजोन्स में क्या होता है कि इनको क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है? रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। जैसे यूग्लेना को क्या कहा जाता है? रिलेटिव ऑफ प्लांट्स। वैसे ही इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक, ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक बट परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन्स कहते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। ठीक, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी वेस्ट इसमें क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक, और रिप्रोडक्शन किस मोड के थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन किस मोड के थ्रू होता है? ठीक है, फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है इनमें। ठीक, तो एग्जाम्पल इसके देख लें क्या क्या है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ट्राइपेनोसोमा हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ट्राइपेनोसोमा। ठीक, क्यों? क्योंकि ट्राइपेनोसोमा एक डिजीज कॉज करता है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। और स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई। ये मैंने बताया था पहले भी, इसका वेक्टर कौन है? सीसी फ्लाई। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? लीशमैनिया। ठीक, लीशमैनिया भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज करता है? काला आजार। ठीक, काला आजार, और इसका वेक्टर क्या है? सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई। और एक और क्या है? प्लाज्मोडियम। एक और क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हैं सबको? यस सर। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? किंगडम फंजाई। ठीक, और किंगडम फंजाई में जो स्टडी ऑफ फंजाई है उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक, तो ये जो टर्म है फंजाई किसने दी थी? गैस्पार्ड बोहेन ने। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कहां पे पाए जाते हैं? ये डैम प्लेसेस पे। ठीक, तो ये पता होगा, जहां पे भी मॉइस्ट प्लेस हो या डैम प्लेस हो वहां पे इनको पाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मॉइस्ट सॉइल हो गया, मॉइस्ट वुड हो गया, लेदर हो गया, पिकल हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, तो इन सब चीजों पे क्या होता है? डैम्प एरिया होता है। ठीक, नेक्स्ट देखें क्या है कि क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, हेंस दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है होते नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट होते तो फिर ये क्या होते? ऑटोट्रॉफिक होते। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता, तो क्योंकि इसमें नहीं होता इसलिए हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि जो सेल वॉल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किसका, कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक, काइटिन, और काइटिन क्या है? इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंप्यूटर ऑन अर्थ। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि साइपरेशन कंपोनेंट मतलब क्या अबंडेंट कंपोनेंट क्या बोला?
सर अबंडेंट कंपोनेंट मतलब अबंडेंट कंपोनेंट मतलब बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाने वाला। ठीक, नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? फर्स्ट कौन है? सेकंड तो काइटिन है, ये तो अभी डिस्कस कर लिया हमने। फर्स्ट कौन है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो सब्सटेंस है दैट इज सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, या हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद काइटिन का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। एक्सेप्शन। ठीक, एक्सेप्शन क्या है इसमें? ओमाइसीटीज। ओमाइसीटीज एक इसका एग्जाम्पल है जो इसका एक्सेप्शन है। और ठीक है, एक्सेप्शन ये क्या है कि इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है? सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। ठीक है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल है। डायग्राम को अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम को अगर देखें तो मैंने यहाँ पे बना के दिया है। तो डायग्राम में दिख रहा है भाई? डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो डायग्राम में देखें तो होता क्या है इसमें कि एक तो इसमें ये स्टॉक होती है। ठीक है, तो ये एक तो स्टॉक है। ठीक, तो इस स्टॉक को या इस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? हाइफे। ठीक, फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? हाइफे। हाइफे के ऊपर जो है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम में ही क्या होते हैं? छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और ये जो नेटवर्क होता है हाइफे का, इसी को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्या कहते हैं इसको? माइसीलियम। ठीक, तो हाइफे है सिंगल, और हाइफे का नेटवर्क क्या है? हाइफे का नेटवर्क क्या है? माइसीलियम। क्लियर है बात? स्पोरेंजियम जब फंजाई जो है देखता है कि फेवरेबल जो है कंडीशन है मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे सराउंडिंग में, तो फिर वो क्या करता है? स्पोरेंजियम को बर्स्ट कर देता है और इसमें से जितने स्पोर्स हैं छोटे छोटे वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी होता है। एसेक्सुअली कैसे हो सकता है? जो हमने पहले मेथड्स पढ़े हैं, फ्रैगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, फिजन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं। प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया, ठीक है, सेल डिवीजन हो गया। तो ये कुछ क्या है? प्रोसीजर्स हैं, तो जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इस रेंट में। अभी मैंने क्या बताया आपको? प्लाज्मोगैमी हो गया, कैरियोगैमी हो गया, सेल डिवीजन हो गया। ये क्या है? टेक्निक्स है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। ठीक, ये टेक्निक्स कैसी होती हैं? ये टेक्निक्स कैसी होती हैं? प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें, प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? कोई बता सकता है? प्लाज्मोगैमी क्या है? कोई बता सकता है? प्लाज्मोगैमी क्या है? कोई बता सकता है? आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है भाई? यस यस सर। ठीक, तो प्लाज्मोगैमी क्या है? प्लाज्मोगैमी प्लाज्मा का हम कह सकते हैं मिक्स होना। ठीक है, और प्लाज्मा क्या है? बेसिकली साइटोप्लाज्म। ठीक, तो अगर दो सेल्स हैं, ठीक है, तो एक ये सेल्स है, एक ये सेल है। ठीक है, एक ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि इनका जो प्लाज्मा है वो मिक्स होगा। ठीक, तो प्लाज्मा का जो मिक्सिंग है, ठीक, इस तरीके से। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो गया है। साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो गया है, और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट क्या होता है? कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी में क्या होता है कि ये जो है आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक, ये क्या होगा? ये मिक्स होगा। ठीक है, ये आप यूं समझ सकते हैं इसको कि ये एक पेरेंट से गैमिट, ये एक पेरेंट से गैमिट।
ठीक है, और ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये मिक्स होके क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड। तो अब ये क्या होगा, सिंगल बन जाएगा, ठीक है, अब ये सिंगल बन जाएगा, तो ये दोनों का एक बन गया, ठीक। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी, ठीक। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टेक्निक से प्रोसेसेस है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है, फ्रैगमेंटेशन हो गया, बडिंग, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, ये हो गया। क्लियर है, ये क्लियर है ये प्रोसेसेस? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, इसके टाइप्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसके टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके टाइप्स हैं, दैट इज पहली जो कैटेगरी इसकी, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, ठीक, फाइकोमाइसिटीज। तो ये इसको देख लीजिए जल्दी जल्दी, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने का, ठीक है। तो लेकिन इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज देखें, फाइकोमाइसिटीज क्या है, फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, मॉइस्ट वुड एक्सेट्रा, ठीक। तो जिनका हैबिटेट है वो क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, मॉइस्ट वुड हो गया, तो ये सब इनके हैबिटेट हैं फाइकोमाइसिटीज के। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस को ही क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक। तो ये क्या है, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को ही क्या कहा जाता है, कॉमनली सैक फंजाई, ठीक, सैक फंजाई। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, और न्यूरोस्पोरा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा को ही क्या कहा जाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। उसके बाद मॉरल्स एंड ट्रॉफल्स, ठीक। तो ये क्या हो गए, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक वो करेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका बेसिडियो, ये है बेसिडियोमाइसिटीज, और ये बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है, ये क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, ये क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। खैर, तो बेसिडियोमाइसिटीज है, ठीक है, और बेसिडियोमाइसिटीज का जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, मॉइस्ट वुड हो गया, ट्री स्टेम्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे अगैरिकस हो गया, अगैरिकस आपका क्या होता है, मशरूम, देन यूस्टिलागो, और पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या होता है, एक जो है डिजीज कॉजिंग, हम कह सकते हैं माइक्रोब है, और ये डिजीज कौन सी कॉज करता है, प्लांट्स में कॉज करता है, दैट इज रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक, रस्ट ऑफ व्हीट एक डिजीज है जो ये पक्सीनिया कॉज करता है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये बेसिडियो नहीं है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम, ठीक। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे किंगडम फंजाई कंप्लीट हो गया, ठीक। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सर एस्कोमिसिट्स बताइएगा इससे पहले वाली स्क्रीन पे सर। एस्कोमाइसिटीज, ठीक। तो एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस, और इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद करने की, दैट इज एग्जांपल्स।
जितने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम इनके याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्परजिलस हो गया, क्लाविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे इसको वहां पे दोबारा। उसके बाद मॉरल्स होता है, ट्रॉफल्स होता है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वायरसेस को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं हमें पता है, वायरसेस क्या होते हैं, ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक। तो वायरसेस को ही हम क्या कहते हैं जनरली, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। बॉडी के बाहर ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी के अंदर लिविंग होते हैं। जो टर्म है वायरस, ये किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने टर्म दी थी वायरस, ठीक। एक साइंटिस्ट थे इवानोस्की, रशियन साइंटिस्ट थे इवानोस्की, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था वायरस को, ठीक। सबसे पहले वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया था। और कौन से वायरस को डिस्कवर किया था, टोबैको मोजेक वायरस, ठीक। टोबैको मोजेक वायरस, जो टोबैको प्लांट में वायरस एक डिजीज होती है, ठीक है, वायरल डिजीज होती है टोबैको प्लांट में, तो वहां से इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, टोबैको मोजेक वायरस। एक साइंटिस्ट है बीजरनेक, ठीक। बीजरनेक ने क्या किया था कि एक इन्फेक्टेड प्लांट था और उससे जो जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो रखा था, उससे सैप निकाल के, सैप उसका कलेक्ट करके, उसका फ्लूइड कलेक्ट करके एक हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हेल्दी प्लांट है वो भी, उसको भी क्या हो गई, डिजीज हो गई। तो इन्फेक्शन जो है वो क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया इन्फेक्शन। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, क्या स्टेटमेंट दी, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या स्टेटमेंट दी, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या मतलब था इसका, ये लैटिन में स्टेटमेंट, क्या मतलब था इसका, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड जो कि लिविंग है और इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक। तो ये इन्होंने वायरस के बारे में कहा था, ठीक। वायरसेस के बारे में एक और खास बात क्या है कि ये इकलौते लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड आर वायरसेस। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड होस्ट बॉडी। ये वायरसेस की कुछ फीचर्स हैं, ठीक। अच्छा, एक खास बात क्या है वायरसेस के बारे में कि वायरसेस के ऊपर जो एक कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन कवरिंग होती है या प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, ठीक। और खाली ये नहीं होता, इसके साथ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, ठीक। अब वो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है, ठीक है। कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। क्या कहा जाता है उन्हें, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और वायरसेस का साइज अगर हम देखें तो वायरसेस का साइज बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरसेस का साइज। क्लियर है, क्लियर है। यस अब सर। यहाँ पे हमने ज्यादातर चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा हो चुका है हमारा, किंगडम प्रोटिस्टा हो चुका है, ठीक है, और किंगडम आपका फंजाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो अभी इसमें लगभग यूं समझिए कि 2 क्लासेस और होंगी, ठीक। तो इसमें अभी 2 क्लासेस और होंगी, ठीक है, जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लासेस में, ठीक है। कल क्या है, ट्यूसडे, ठीक है। तो एक तो क्लास आपकी कल होगी, कल ट्यूसडे, आज ट्यूसडे, सर आज है ना ट्यूसडे। तो अब जो है आपकी नेक्स्ट वीक ही होगी क्लास, ठीक है। तो उन 2 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है भाई। यस सर। चलिए फिर क्लास लीव कर अस्सलाम सकते वालेकुम हैं। सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।